मिंटू चिंटू, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय गति के वर्णन का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में। क्या जानेंगे? रेस्ट और मौसम के बारे में। ये रेस्ट और मोशन क्या है, यानी कि विराम और गति क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग ट्रेन देखे हैं। मान लीजिए आप ट्रेन की खिड़की पर बैठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म पे कोई यात्री खड़ा है और ट्रेन प्लेटफॉर्म से होकर के गुजर रही है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से होकर के क्या हो रही है? गुजर रही है। तो वह यात्री जो है वह आपको देखता है, तो वह यात्री के नजर में आप क्या हैं? गति में हैं। आप क्या हैं? गति में हैं। लेकिन क्या वाकई आप गति में हैं? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, छोड़िएगा नहीं, पूरा समझिएगा। आज आपको विराम और गति के विषय में पूरा हम जानकारी देंगे। तो हम जैसा कह रहे थे, आपको अभी लिखना नहीं है, पहले एकदम ध्यान से इत्मीनान से सुनिए, फिर मौका देंगे लिखने का भी। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आप जो हैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठे हैं और प्लेटफॉर्म पे जो यात्री हैं उसके नजर में आप गति में हैं, लेकिन आपके साथ जो सहयात्री बैठे हुए हैं अन्य कंपार्टमेंट के अंदर, क्या उसके अपेक्षा आप गति में हैं? वो तो देख रहे हैं कि आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप गति में नहीं है, चुपचाप बैठे हुए हैं, सीट वही है, खिड़की वही है। तो एक के नजर में आप गति में हैं, दूसरे के नजर में आप विराम में है, यानी कि रेस्ट में है। तो ये गति और विराम होता क्या है? तो देखिए, पहला जो प्लेटफॉर्म पर से जो जिसने आपको देखा वह जो है उसका रेफरेंस पॉइंट अलग था, उसका रेफरेंस पॉइंट अलग था, यानी कि संदर्भ बिंदु जो था वो अलग था। उसने जो आपको देखा वो प्लेटफॉर्म के पिलर के अपेक्षा आपको देखा, पटरी के अपेक्षा आपको देखा, प्लेटफॉर्म पे लगे शेड के अपेक्षा आपको देखा। तो वहां रेफरेंस पॉइंट क्या सब था? प्लेटफॉर्म का पिलर था, खंभा था, पटरी था, इत्यादि इत्यादि जो नॉन मूवेबल था, उसके अपेक्षा उसने आपको देखा तो देखा कि आप जा रहे हैं। लेकिन आपके साथ जो सहयात्री बैठे हुए हैं वो आपको देख रहे हैं सीट के अपेक्षा, खिड़की के अपेक्षा, ऊपर जो है सामान रखने वाले लगेज के अपेक्षा, उस कंपार्टमेंट के अपेक्षा। तो वो देख रहे हैं कि आप जो है कहीं जा नहीं रहे हैं, आप विराम अवस्था में हैं। यानी कि कोई भी वस्तु गति में है या विराम में है वह तय करता है उसका रेफरेंस पॉइंट, वह तय करता है उसका रेफरेंस पॉइंट, यानी कि संदर्भ बिंदु। कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है, यह संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट तय करता है। मान लीजिए आप मेरे चेहरा की ओर देखिए, मैं अपने होठ को हिला रहा हूं, अभी मैं शांत हूं, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, मैंने अपना होठ को हिलाया, तो आपको दिखा कि मेरे होठ में गति है। तो आपने इस वक्त रेफरेंस पॉइंट किसे माना? मेरे नाक को। किसे माना? मेरे नाक को। अब मेरे नाक के अपेक्षा मेरे होठ में जो है गति था, तो रेफरेंस पॉइंट मेरे नाक के अपेक्षा आपने होठ को कहा गति में है। अब देखिए, मैं खड़ा हूं और मैं अपना सर हिला रहा हूं। अब देखिए मेरे होठ भी हिल रहे हैं, लेकिन नाक के अपेक्षा मेरे होठ विराम अवस्था में हैं।
नाक की अपेक्षा मेरे होंठ विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ अप एंड डाउन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपका रेफरेंस पॉइंट अब क्या हो जाता है, मेरे होंठ हिल रहे हैं तो मेरा शरीर हो जाता है, मेरा कपड़ा हो जाता है, जिसकी अपेक्षा आप देख रहे हैं कि मेरा होंठ हिल रहा है। तो गति और विराम जो है वह तय करता है रेफरेंस पॉइंट, यानी कि संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु की अपेक्षा हम किसी चीज को देखते हैं तभी हम कह सकते हैं कि वह गति में है अथवा विराम अवस्था में है। अब यह संदर्भ बिंदु क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो संदर्भ बिंदु जो है, रेफरेंस पॉइंट जो है, वह पॉइंट है जिसे स्थिर मानकर, यानी संदर्भ बिंदु को जो है गति में नहीं माना जाता है। संदर्भ बिंदु को क्या माना जाता है, स्थिर। संदर्भ बिंदु को स्थिर मानकर अन्य वस्तु की स्थिति की व्याख्या की जाती है, यानी कि वह बिंदु जिसे स्थिर मानकर हम अन्य वस्तु की स्थिति की व्याख्या करते हैं उसे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, संदर्भ बिंदु कहते हैं। यानी कि संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट जो है उसको हमेशा हमको स्थिर मानना है और इसके अपेक्षा अन्य वस्तु की स्थिति को अध्ययन करना है, जिससे हमको उस वस्तु की स्थिति का पता चल सके। तो ये रेफरेंस पॉइंट जो है, इसी के कारण हम किसी वस्तु की स्थिति की व्याख्या करते हैं, इसीलिए इसे हम संदर्भ बिंदु कहते हैं। अब कहिएगा कि गति तब किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट की अपेक्षा समय के साथ अगर बदलती है, यानी कि यह रेफरेंस पॉइंट है और ये मेरा उंगली एक वस्तु है, इसकी स्थिति इस रेफरेंस पॉइंट की अपेक्षा समय के साथ अगर बदलती है तो वस्तु गति में कहा जाता है। अगर इस रेफरेंस पॉइंट यानी संदर्भ बिंदु की अपेक्षा हमारी वस्तु समय के साथ नहीं बदलती है तो यह गति में नहीं कही जा सकती है। जैसे मान लीजिए ये संदर्भ बिंदु है, इसको ये चले या ना चले, ये गति में रहे या ना रहे, जिस भी को भी हम संदर्भ बिंदु मानेंगे उसे हमेशा स्थिर मानेंगे, उसे हमेशा स्थिर मानेंगे। अब देखिए ये संदर्भ बिंदु है, हमारी उंगली हिल रही है इसकी अपेक्षा, तो हमारी उंगली गति में है। अब देखिए इस संदर्भ बिंदु की अपेक्षा हमारी उंगली में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, सेम डिस्टेंस में है। दोनों जैसे ट्रेन के डब्बा के अंदर दो यात्री एक साथ जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की अपेक्षा गति में नहीं है, संदर्भ बिंदु की अपेक्षा ये गति में नहीं है, तो उस स्थिति में इसे विराम अवस्था में कहेंगे। यानी कि जैसे बाहर खड़ा कोई व्यक्ति ट्रेन को देखता है तब ट्रेन की स्थिति पटरी, पेड़ पौधे, खंभे की अपेक्षा बदलती है, तब वह व्यक्ति कह सकता है कि ट्रेन गति में है। हम बाहर खड़े हैं और ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं तो खंभे हैं, पेड़ पौधे हैं, पटरी है, इसकी अपेक्षा देखते हैं ट्रेन अपना स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? ट्रेन गति में है। अब गति तो समझ गए हम, अब विराम किसे कहते हैं उसे समझते हैं, यानी कि रेस्ट किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? विराम में कहा जाता है। यानी कि चलती ट्रेन के अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अन्य यात्री को देखता है, तब वह अन्य यात्री को जो देखता है तो उसका रेफरेंस पॉइंट वहां क्या हो जाता है? सीट हो जाता है, खिड़की हो जाता है, कंपार्टमेंट हो जाता है। इसकी अपेक्षा वह यात्री को देखता है, तो इसके अपेक्षा यात्री का स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तब वह व्यक्ति कह सकता है कि यात्री विरामावस्था में है, जबकि वह सब ट्रेन में जा रहा है, सबके सब गति में है।
उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी गति में है, हम लोग सबके सब गति में हैं, लेकिन पृथ्वी को जब हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, संदर्भ बिंदु मानेंगे, तो हमेशा हम मानकर चलेंगे कि पृथ्वी स्थिर है। पृथ्वी क्या है? स्थिर है, ठीक है ना। और भी हम मिंटू चिंटू कह सकते हैं कि एक ही वस्तु एक समय में किसी बिंदु की अपेक्षा विराम अवस्था में होती है, वही किसी अन्य बिंदु की अपेक्षा गति में हो सकता है। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, खिड़की के पास बैठे हुए हैं, चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर से कोई यात्री हमें देख रहा है, उसकी अपेक्षा हम गति में हैं, लेकिन अंदर में ट्रेन में बैठा कोई ऐसा यात्री हमें देख रहे हैं तो उसकी अपेक्षा हम विरामावस्था में है। यानी वस्तु एक ही है, संदर्भ बिंदु बदलने से उसका गति और विराम की प्रकृति में भी बदलाव हो जाता है। अतः विराम तथा गति जो है यह दोनों आपेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं। अब देखिए ये आपेक्षिक क्या हुआ? अब देखिए ये आपेक्षिक क्या हुआ? आपेक्षिक यानी कि हो गया आपको रिलेटिव। यह रिलेटिव इसलिए हुआ कि गति और विराम जो है वह किसी से तुलना करने के बाद ही हम निकाल सकते हैं। कोई वस्तु गति में है या विराम में है, वह किसी अन्य रेफरेंस पॉइंट से तुलना के बाद ही हम निकाल सकते हैं। यानी यह स्वयं अपने आप में नहीं बता सकता है कि हम गति में है या विराम में है। इसीलिए गति और विराम जो है वह आपेक्षिक होता है, यानी कि रिलेटिव होता है, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष का मतलब हो गया एब्सोल्यूट। निरपेक्ष का क्या मतलब हो गया? एब्सोल्यूट। अब छोटा सा हम आपको आपेक्षिक और निरपेक्ष बता देते हैं बस थोड़ा सा छोटा सा है और ध्यान से समझिएगा, सब दिन के लिए एकदम काम देगा। आपेक्षिक जो हो गया रिलेटिव, जिसका मान या वैल्यू निकालने के लिए अन्य से तुलना करना पड़ता है, वह आपेक्षिक कहलाता है। यानी कि आपेक्षिक निकालने के लिए हमको किसी अन्य से तुलना करना पड़ेगा, तभी हमारा आपेक्षिक मान निकलेगा। लेकिन निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट जो होता है, उसका मान या वैल्यू किसी की बिना किसी की तुलना के निकालने पर बिना किसी की तुलना करने से ही वह निकल जाता है। यानी कि जिसका मान या वैल्यू बिना किसी की तुलना के निकले, वह वैल्यू या मान जो बिना किसी के तुलना के निकले, वह निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट कहलाता है। जैसे एक उदाहरण में देखो कि राम ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए। राम ने परीक्षा में 400 अंक प्राप्त किए और वह अपने कक्षा में प्रथम स्थान लाया। वह अपने कक्षा में क्या लाया? वह अपने कक्षा में प्रथम स्थान लाया। अब देखिए ये जो 400 अंक उन्होंने लाया, वह उसका निरपेक्ष मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसका स्वयं का वैल्यू है, वह जो 400 अंक लाया। और कक्षा में प्रथम आना, वह जो है निरपेक्ष वैल्यू नहीं है, वह आपेक्षिक वैल्यू है, यानी कि रिलेटिव है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि कोई अन्य विद्यार्थी 400 से ऊपर नहीं लाया, इसलिए वो प्रथम आ गया। अगर कोई अन्य विद्यार्थी 400 से ऊपर ले आता तो वो प्रथम नहीं आता, तो उसका प्रथम आना वह
रिलेटिव है और उसका 400 नंबर लाना हुआ एब्सोल्यूट है। समझ गए अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब आते हैं पुनः गति और विराम में। अब थोड़ा परिभाषा लिख लीजिए। विराम तथा गति, रेस्ट एंड मोशन। कोई वस्तु गति में है या विराम में है, यह संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट तय करता है। वह रेफरेंस पॉइंट तय करता है। रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु समझा दिए। अब देखिए संदर्भ बिंदु किसको कहते हैं? वह बिंदु जिसे स्थिर मानकर अन्य वस्तु की स्थिति की व्याख्या की जाती है, संदर्भ बिंदु कहलाती है। अब आ जाइए गति यानी कि मोशन। किसी वस्तु की स्थिति के संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे बाहर खड़ा कोई व्यक्ति ट्रेन को देखता है, तब ट्रेन की स्थिति पटरी, पेड़ पौधे और खंभों की अपेक्षा बदलती है, तब वह व्यक्ति कह सकता है ट्रेन गति में है। अब देखिए विराम यानी कि रेस्ट। किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो वह उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे चलती ट्रेन के अंदर बैठा कोई व्यक्ति अन्य यात्री को देखता है, तब ट्रेन की सीट, खिड़की, कंपार्टमेंट इत्यादि के अपेक्षा उस यात्री की स्थिति नहीं बदलती है, तब वह व्यक्ति कह सकता है कि यात्री विरामावस्था में है। समझ गए? अब देखिए गौर करने वाली बात है। नोट, एक ही वस्तु एक समय में किसी बिंदु के अपेक्षा विराम अवस्था में होता है, वहीं किसी अन्य बिंदु के अपेक्षा गति में हो सकता है। ठीक है, बताए थे कि एक ही वस्तु किसी बिंदु के अपेक्षा एक समय में विराम बुझाता है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट बदलते हैं तो वह गति में नजर आने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे खिड़की के पास हम बैठे हुए हैं और अन्य यात्री सहयात्री के साथ हम विरामावस्था में हैं और प्लेटफॉर्म पे बैठा कोई यात्री हमको चलती ट्रेन में देख रहा है तो उसकी अपेक्षा हम गति में हैं। अतः विराम तथा गति जो रेस्ट एंड मोशन है, दोनों आपेक्षिक रिलेटिव है यानी निरपेक्ष नहीं। आपेक्षिक यानी कि दूसरे से तुलना करने के बाद जिसका वैल्यू निकले आपेक्षिक हो गया, और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट जो स्वयं का वैल्यू है वह निरपेक्ष हो गया। अब देखिए आपेक्षिक का परिभाषा क्या है रिलेटिव का? जिसका मान या वैल्यू निकालने के लिए अन्य से तुलना करना पड़ता है, आपेक्षिक कहलाता है। जैसे और निरपेक्ष हो गया एब्सोल्यूट, जिसका मान या वैल्यू बिना किसी की तुलना के निकले, निरपेक्ष कहलाता है। लिख लीजिए मिंटू चिंटू सबको। अब जैसे देखिए राम जो है परीक्षा में 400 नंबर लाया, ये उसका निरपेक्ष मान हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अपने कक्षा में फर्स्ट आया, ये उसका आपेक्षिक वैल्यू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट आने का मतलब है किसी ने 400 नंबर नहीं लाया तो राम फर्स्ट हो गया, कोई 400 नंबर से ऊपर ले आता तो राम फर्स्ट नहीं होता।
तो राम का जो फर्स्ट आना जो है वह आपेक्षिक वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है, लेकिन उसका 400 नंबर जो लाना है वह निरपेक्ष है। कोई 400 लावे, 500 लावे, 200 लावे, 100 लावे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 400 लाया तो लाया। लेकिन फर्स्ट आना वो आपेक्षिक हो गया, क्यों? क्योंकि 400 से ऊपर कोई लाता तो ये फर्स्ट नहीं आता, 400 से नीचे सब लाया तो ये फर्स्ट आ गया। तो आपेक्षिक और निरपेक्ष आप समझ गए। तो इसके बाद गति का और वर्णन करेंगे, इसीलिए इसके बाद भी आप देखिएगा और जो है इसको पूरा अच्छा से लिख लीजिएगा। थैंक यू।